Hello friends, myself Sandip Patil. I am the owner and proprietor of Shri Parth Petrochem. हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, टंकी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि बायोडीजल हो गया, बायो-इथेनॉल हो गया, क्रूड डिस्टिलेशन हो गया, एसेंशियल ऑयल हो गया, बायो ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, ग्लिसरीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इस तरह से हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो A to Z सॉल्यूशन के हिसाब से बनाते हैं, यानी कि लैंड से लेके एंड तक के सॉल्यूशन, सेल्स के सॉल्यूशन तक के हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोडीजल रिफाइनरी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये रिफाइनरी हमारी खुद की है, जो वडोदरा में स्थित है। ये रिफाइनरी जो मैं आज आपको उसी रिफाइनरी का ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेट्स कम एंड सी द रिफाइनरीज। आज हम आपको पूरा बायोडीजल रिफाइनरी के प्रोसेस दिखाएंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक। कौन से रॉ मटेरियल्स लेने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ पे सेल्स करना रहेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगी, क्या लाइसेंस प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या इसके प्रॉज है, कौन से सारी के सारी चीज़ें हम आज आपको इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पे आप एक ही वीडियो में ईच एंड एवरी पार्ट्स आपको बायोडीजल के पता चल जाएंगे। नाउ ये जो है ये फर्स्ट प्रोसेस है बायोडीजल का, जिसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। बायोडीजल बनाने के लिए हमें जो भी हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं उसको ईस्टर में कन्वर्ट करना रहता है। सो इट इज कॉल्ड एज अ एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। नाउ हम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स लेकर ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि देयर आर नंबर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है। ये एक ही प्रोडक्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे रॉ मटेरियल यूज़ करके हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो पाम स्टेरिन हो गया, उसके बाद पाम ऑयल हो गया, पाम फैटी ऑयल हो गया, उसके बाद टेलो ऑयल हो गया, उसके बाद एसिड ऑयल्स हो गया, सोया एसिड, सनफ्लावर एसिड, मिक्स एसिड ऑयल हो गया, फिर उसके बाद यूज कुकिंग ऑयल हो गया, उसके बाद आपका जेट्रोफा ऑयल, करंजा ऑयल। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इडेबल एंड नॉन इडेबल ऑयल्स लेकर हम बना सकते हैं। उस हर एक ऑयल के बनाने के प्रोसेस डिफरेंट रहते हैं। आज जो मैं आपको रिफाइनरी बता रहा हूँ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली रिफाइनरी, जहाँ पे हम कोई भी टाइप के ऑयल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। एनी डैम ऑयल आप ले सकते हो और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को चार्ज करते हैं। रॉ मटेरियल के टैंक हमारे पीछे की साइड है, वहाँ से हमने वाया पाइपलाइंस के थ्रू मटेरियल को यहाँ पे चार्ज किया है। मटेरियल को यहाँ पे चार्ज किया जाता है, उसके बाद उसमें मिथेनॉल अलोंग विद एसिड सब्सटेंस डाला जाता है और उसको एस्टरिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है। उसके रिएक्शंस के टाइमिंग रहते हैं, सर्टेन आवर्स ऑफ टाइमिंग रिएक्शंस किए जाते हैं, सर्टेन आवर्स ऑफ डोजिंग किया जाता है और उस हिसाब से उसका रिएक्शंस कंप्लीट करता है। वंस ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो जो भी मटेरियल है वो हमें यहाँ से निकाल देना रहता है और उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हमें ट्रांसफर करना रहता है सेकंड वेसल में, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांस-एस्टरिफिकेशन रिएक्टर। ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्टर, दिस इज एज अ ट्रांस-एस्टरिफिकेशन। आप अभी देख सकते हो एस्टरिफिकेशन रिएक्टर में हमारा प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है। मिथेनॉल अलोंग विद KOH एंड अलोंग विद रॉ मटेरियल का वर्क प्रोसेस चल रहा है। इसके अंदर रिएक्शन अलोंग विद सर्कुलेशन एंड स्टरिंग किया जाता है। सो एक प्रॉपर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिएक्शंस के बहुत सारे मेथड्स रहेंगे। रिएक्शन शुड भी होता है प्रॉपर टाइम, उसका टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं कम नहीं, टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये एक रिएक्शंस कंप्लीट होगा। अब हम दिखा रहे हैं आपको सेकंड रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस-एस्टरिफिकेशन रिएक्टर। नाउ दिस इज अ सेकंड प्रोसेस जिसे हम ट्रांस-एस्टरिफिकेशन कहते हैं। पहले वाला एस्टरिफिकेशन था, नाउ ट्रांस-एस्टरिफिकेशन। ट्रांस-एस्टरिफिकेशन में हम जो मटेरियल था जो ईस्टर में कन्वर्ट हुआ था उसको लेकर उसके अंदर मिथेनॉल अलोंग विद KOH डोजिंग किया जाता है। इसके अंदर यहाँ ये ही मेन प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्ट का कन्वर्जन इनटू बायोडीजल होता है। ये प्रोसेस अगर परफेक्ट नहीं होगा तो हमें प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द बायोडीजल नहीं मिलेगा और यील्ड भी अच्छी सी नहीं मिलेगी। अगर प्रोसेस गलत हुआ तो यील्ड गलत होगा, यील्ड कम मिलेगा, बायोडीजल की क्वांटिटी कम मिलेगी, क्वालिटी कम मिलेगी, ग्लिसरॉल की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, ग्लिसरॉल की भी क्वालिटी बिगड़ेगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इज की प्रोसेस ऑफ होल रिफाइनरी। हमारा जो वेसल्स है इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ये कोई भी प्रोसेस बहुत ही प्रॉपर वे में, यूनिक वे में किया जाता है। नाउ आई विल शो यू कि किस तरह से KOH का ट्रांसफर करते हैं।
ये एक KOH रिएक्टर है, इसके अंदर हम KOH along with मिथेनॉल को लेते हैं। मिथेनॉल एक हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसको अलग से हम स्टोर करते हैं, उसकी अलग से एक स्टोरेज एरिया है जो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा। सो वहाँ से हम मिथेनॉल को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे KOH को ट्रांसफर करते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं और वो सॉल्यूशन हम रिएक्टर्स में ट्रांसफर करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक रहता है, आदमी को सिर्फ और सिर्फ वाल ओपन करना है। जैसे कि अब हमें ट्रांसफर करना है तो हम एक वाल ओपन करेंगे और उसके थ्रू मटेरियल ट्रांसफर होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब सॉल्यूशन ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इसके। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन है वो सीधा का सीधा यहाँ पे ट्रांस-एस्टरिफिकेशन रिएक्टर में आ गया। यहाँ पे सर्कुलेशन चल रहा है, स्टरिंग्स चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। ये पूरा प्रोसेस 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का प्रोसेस रहेगा, जहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट करके वी विल ड्रॉ दी सैंपल, वी विल चेक दी सैंपल के प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगेन वी विल डू द प्रोसेस कंटिन्यू। मे बी पॉसिबल फिर से हमें डोजेज डालना पड़े। सो ऑल दिस थिंग इज बीन डिसाइडेड इन द लैब। पहले हम लैब में डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डोजेज किया जाता है। सो ये एक प्रोसेस हुआ ट्रांस-एस्टरिफिकेशन। नाउ मैं आपको मिथेनॉल का एरिया दिखाऊंगा जहाँ से मिथेनॉल आ रहा है, ठीक है। तो हम अब मिथेनॉल एरिया देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मिथेनॉल एरिया। ये पूरा का पूरा मिथेनॉल एरिया है। ये पूरा एरिया लाइसेंस में आता है। हमें जब ये रिफाइनरी डालनी होती है तो हमें मिथेनॉल की पेट्रोलियम क्लास ए की पैसो डिपार्टमेंट में से लाइसेंस लेना रहता है, जिसके नियम के तहत हमें सारा पूरा एरिया 19 मीटर बाय 19 मीटर या 20 मीटर बाय 20 मीटर का एरिया पूरा वैकेट छोड़ना रहता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं रखना रहता, हमारा कोई भी नहीं रहेगा। और स्टोरेज टैंक्स रहेगी जो अंडरग्राउंड रहेगी। ये रूल्स इसकी वजह से है कि ये प्रोडक्ट इनफ्लेमेबल है, उसे कुछ ना हो इसकी वजह से उसको इस तरह से अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में रखते हैं। इसकी अलग से इस तरह से पाइपलाइन करते हैं। उसका एक पंप रहता है जो फ्लेम प्रूफ पंप कहते हैं। ये एक लोडिंग अनलोडिंग एरिया है, यहाँ से टैंकर को अनलोड की जाती है, यहाँ पे आकर टैंकर खड़ी रहती है। ये शेड एरिया है जहाँ पे टैंकर आकर खड़ी रहेगी। टैंकर का मार्किंग भी करके रखा है कि यहाँ पर ही टैंकर खड़ी रहेगी और यहाँ से उसकी पाइपलाइन की है। वाया पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ से बटन ऑन करना है और वाया पाइपलाइंस के थ्रू जहाँ पे हमें जो हमने आपको रिएक्टर दिखाया है KOH अलॉन्ग विथ मिथेनॉल, वहाँ पे सीधा का सीधा मटेरियल वहाँ पर गिर जाता है। सो पूरी की पूरी सेफ्टी के तहत ये पूरा काम होता है, कहीं पर भी कोई चूक नहीं होती है, सीधा मटेरियल वहाँ पे पहुँच जाता है। नाउ अगेन मैं KOH मिथेनॉल एरिया में लेकर जाता हूँ, सो आगे के प्रोसेस आपको समझाऊंगा। सो अगेन हम इस एरिया में आ गए। वहाँ से मिथेनॉल मैंने अभी आपको दिखाया किस तरह से मिथेनॉल आता है। मिथेनॉल इसी रिएक्टर में आता है और इस रिएक्टर से मिथेनॉल और KOH यहाँ पे ट्रांस-एस्टरिफिकेशन में डाल दिया जाता है, रिएक्शंस कंप्लीशन। अब इसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस जहाँ पे हमारा रिएक्शंस कंप्लीट हो। वंस रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोडक्ट सेटल डाउन हो जाता है। नीचे में हमें बॉटम में मिलता है ग्लिसरॉल मिलता है एंड अपर पोर्शन विल बी बायोडीजल। जो भी नीचे में ग्लिसरॉल निकला है वो हम वाया पाइपलाइंस के थ्रू ग्लिसरॉल सेक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं और जो बायोडीजल बचा है जो हमें मिला है जो हम उसको ट्रांसफर करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस में। अब इसके बाद मैं आगे के आपको 2 प्रोसेस दिखाऊंगा विच इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल प्रोसेस एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस। चलिए अब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस देखते हैं। सो नाउ जो हमने इससे पहले दिखाया था ट्रांस-एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पे हमने सेपरेशन किया, बॉटम में से ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल में ट्रांसफर कर दिया और जो टॉप पोर्शन था विच इज कॉल्ड एज अ बायोडीजल। जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो हमें 90 से 95% तक बायोडीजल मिलता है। वो सारा का सारा बायोडीजल हमें यहाँ पे लेना रहता है। बायोडीजल के लिए इस तरह से हम एक डिस्टिलेशन यूनिट 2 सेपरेट डिस्टिलेशन यूनिट देते हैं जहाँ पे हम पूरा का पूरा बायोडीजल को डिस्टिल आउट करते हैं। बायोडीजल का अगर हम डिस्टिल नहीं करेंगे तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का बायोडीजल नहीं मिलता। बायोडीजल में रहते हैं वाटर इम्प्योरिटीज़ रहती है, मिथेनॉल इम्प्योरिटीज़ रहती है, अदर इम्प्योरिटीज़ रहती है, लाइट सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज़ रहती है जो हमें रिमूव करनी रहती है। सो हम यहाँ पर लाकर डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मटीरियल आ जाता है वी स्टार्ट द डिस्टिलेशन वाया बॉयलर्स के थ्रू डिस्टिलेशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल हीटर वाले यूनिट रहेंगे तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग से डिस्टिलेशन मटेरियल को डिस्टिल आउट करते हैं। धीरे धीरे उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर वेपर ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने के बाद कंडेंसर में आता है।
वंस इट रीच टू द कंडेंसर, वेपर जैसे ही कंडेंसर में पहुंचती है तो वो वाटर के संपर्क में आती है। वाटर के संपर्क में आने के बाद वेपर विल टर्न इट इनटू द लिक्विड और मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट कर दिया जाता है। इन सबको रिसीवर्स बोलते हैं। जो भी मटेरियल हमारा डिस्टिल है वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे हमने कलेक्ट कर देते हैं। यह पूरा का पूरा प्रोसेस अंडर वैक्यूम चलता है। फ्रेंड्स, अंडर वैक्यूम चलाने का रीज़न यही हो जाता है कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बिगड़ती है। एंड वन ऑफ द पैरामीटर्स है बायोडीजल की कि ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, नहीं तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल रिजेक्ट कर देती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ना बिगड़े, इसकी वजह से हम इसको अंडर वैक्यूम प्रोसेस चलाते हैं। आप देखोगे तो ये रिसीवर्स में मैंने वैक्यूम लिया है, मटीरियल पूरा कुछ नहीं आएगा, हाथ खींच रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए अंडर वैक्यूम प्रोसेस। और यहाँ पे हमने मटेरियल को ऑलरेडी पहले रिसीवर को डिस्टिल कर दिया है, जो मैं अभी आपको सैंपल्स के थ्रू दिखाऊंगा। ये जो स्टार्टिंग में जो मिथेनॉल रहेगा, वाटर रहेगा, लाइट मटेरियल रहेगी, वो सारा मटेरियल यहाँ पे आ रहा है। ये हमें इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी रहती। अगर हम ये इम्प्योरिटीज़, कोई भी इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है। जब भी हम आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल को प्लान कर रहे हैं बायोडीजल देने का, तो उसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स रहते हैं। जब भी हम उनको टैंकर्स लेंगे, सप्लाई करते हैं, तो उनके 9 पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि डेंसिटी होगी, फ्लैश पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कॉपर स्ट्रिप कोरोजन हो गया, सल्फर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, एसिड वैल्यू हो गई। ये सारे पैरामीटर्स को हमें एडजस्ट करना रहता है। यहाँ से जैसे ही हमारा मटेरियल हो गया, रेडी, डिस्टिल आउट हो गया, तो उसको हमें प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट के लिए एक अलग से रिएक्टर में ट्रांसफ़र करना रहता है। दिस रिएक्टर्स आर कॉल्ड एज ए प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट रिएक्टर। जो अभी मैंने जो बात की थी कि जो बायोडीजल हम बनाएंगे, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल को देंगे, उसके सारे 9 पैरामीटर्स के प्रॉपर्टीज हमें एडजस्ट करनी रहती। मे बी पॉसिबल कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसकी विस्कोसिटी नॉट एज पर दी प्रॉपर्टी है, तो हमें विस्कोसिटी को एडजस्ट करनी रहेगी। कई बार विंटर में CPFF, कोल्ड प्लगिंग पॉइंट, एक पैरामीटर है जो हमें एडजस्ट करना रहता है, तो वो यहाँ पर आकर हम उसे एडजस्ट करेंगे। कई शहरों में हमें 12 डिग्री का मटेरियल देना रहता है, कई शहरों में हमें 6 डिग्री का मटेरियल देना रहता है। सो वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कई बार हमें मटेरियल कई कंपनीज को ओपन मार्केट में भी देना रहता है। जब भी हमें ओपन मार्केट में देना रहेगा तो मटेरियल यहाँ पे आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज एडजस्ट की जाती है एज पर दी ओपन मार्केट। उसमें जो भी एडिटिव्स डालने हैं हम यहाँ पे एडिटिव्स डालेंगे और वो कंप्लीशंस करेंगे। वंस ये प्रोसेस कंप्लीशन हुआ, सो वाया फिल्ट्रेशंस के थ्रू हम यहाँ से मटेरियल को इस तरह से फिल्ट्रेशंस के थ्रू स्टोरेज हाउस में लेकर जाएंगे। फिल्ट्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाता है। इसके अंदर बहुत माइनर से पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जो हमें रिमूव करना रहता है फिनिश गुड्स में डालने के पहले। सो यहाँ से हम फिल्ट्रेशन करेंगे और प्रोडक्ट को फिनिश गुड में लेकर जाएंगे। अब मैं आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाऊंगा, आइए। सो नाउ वहाँ से प्रोसेस फिल्ट्रेशन कंप्लीट होके मटेरियल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे हमें फिनिश बायोडीजल मिलेगा। मैं अभी आपको सैंपल दिखा रहा हूँ फिनिश बायोडीजल का। आप देखिए किस तरह से बायोडीजल दिखता है। ये टैंक में हमारा फिनिश बायोडीजल आ गया है। ये एक प्योर B100 मटेरियल है। ये एक प्योर B100 मटेरियल है। आप देखोगे तो B100 मटेरियल का कलर येलो रहता है। जो भी हम इडेबल ऑयल, नॉन इडेबल ऑयल, एसिड ऑयल, पाम, स्टेरिन किसी से भी बनाएंगे मटेरियल, तो उसका कलर येलो सा रहता है। ये जो मटेरियल है ये रेडी टू सप्लाई, ये सीधा का सीधा मटेरियल जाएगा आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में जाएगा। नाउ मैं आपको सेल्स पार्ट के बारे में बताऊंगा कि सेल्स पार्ट किस तरह से इस प्रोजेक्ट में किया जाता है। ये प्रोजेक्ट में सेल्स इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम जो ये पूरी की पूरी रिफाइनरी डालेंगे, तो ये रिफाइनरी का जो सारा मटेरियल है वो हम सप्लाई करेंगे आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल में। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल के ओपन टेंडर्स रहते हैं। हमें टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करना रहता है और उसके अंदर हमें क्वांटिटी डालनी रहती है। जो भी हमारी रिफाइनरी की क्षमता है उस हिसाब से हमें उनको क्वांटिटी ऑफर करनी रहती है और वो क्वांटिटी के हिसाब से वो लोग हमें परचेज ऑर्डर रेज करते हैं और हमें हर महीने उनको मटेरियल देना है। आज के टाइम पर उनका परचेज प्राइस या बोले कि बायोडीजल का सेल्स प्राइस चल रहा है ₹80 पर लीटर प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट। आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपको 4 से 5 रुपए का मुनाफा मिलता है।
यानी कि आपने अगर रॉ मटेरियल लिया, आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, जो भी खर्चा लगा आपको, जैसे कि KOH का खर्चा लगा, मिथेनॉल का खर्चा लगा, लेबर एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस जो भी आपको लगते, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो सारे मिला के 4 से 5 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये का एक्सपेंस आता है। वो सारा एक्सपेंस कट करके हमें आज के टाइम पे 4 to 5 रुपीज़ और नेट प्रॉफिट मिलता है। अब मैं आपको बात करूँ 4 to 5 रुपीज़ पर बैच में मिलता है, यानी ऐसे दिन में आप 2 बैचेस चला सकते हो। चलिए हम 2 बैचेस नहीं कंसीडर करते, हम सिंगल बैचेस कंसीडर करते हैं और हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है 5 रुपीज़। ये जो पूरी रिफाइनरी देख रहे हो ये है 20,000 लीटर पर बैच, यानी कि इन अ डे 2 बैच हो सकती है। 40 KLPD की रिफाइनरी है। मैं आज एक ही बैच की बात करूँ, 20 KL की बात करूँ, 20 KL इंटू 5 यानी 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन हमें नेट प्रॉफिट इस रिफाइनरी से हर बैच में मिलता है। अगर मैंने महीने में 15 से 20 दिन का वर्किंग गिरता हूँ, 20 डेज़ का वर्किंग गिरता ना, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ का अर्निंग इस पूरे रिफाइनरी से हमें मिल जाता है। और पूरे साल की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो करीब 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉफिट मार्जिन। सो ये बिज़नेस प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा है और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ईजी है। कई बार हमें डाउट लगता है कि हम सेल्स कहाँ करेंगे, कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। पर इस रिफाइनरी में ये इशू नहीं है। आप हमारे पास आओगे सो हम आपको परचेज़ कहाँ से करना है रॉ मटेरियल उसके लिए सेट करके दे देंगे, सेल्स कहाँ पे करना है फिनिश प्रोडक्ट उसको सेट करके दे देंगे, किस तरह से बनाना है वो भी सेट करके दे देंगे। ये पूरी की पूरी जो रिफाइनरी है वो मैकेनिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन से बनती है। अगर आपका मैकेनिकल पार्ट अच्छा है, केमिकल नहीं है, तो भी आपकी रिफाइनरी नहीं चलेगी। अगर केमिकल पार्ट अच्छा है, मैकेनिकल नहीं है, तो भी रिफाइनरी नहीं चलेगी। वी आर देयर कि हम आपको ये दोनों पैरामीटर सेट करके देते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल, और ये पूरी रिफाइनरी को सेट करके देते हैं। अब मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड एज ए ग्लिसरॉल स्टेप। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल से ही हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकलता है। ये प्रॉफिट अलग से और ग्लिसरॉल का प्रॉफिट अलग से रहता है। सो वी विल शो यू द ग्लिसरॉल प्रोसेस। सो नाउ जो ट्रांस-एस्टेरिफिकेशन में मैंने बताया था, जो बॉटम में रहा था मटेरियल विच इज़ कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल, वो ग्लिसरॉल को वाया पाइपलाइंस के थ्रू हम इस रिएक्टर में लेते हैं। इस रिएक्टर का हमने नाम दिया है विच इज़ कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल रिएक्टर। अब फ्रेंड्स, ग्लिसरॉल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है बायोडीजल इंडस्ट्री। जब भी हम बायोडीजल प्रोसेस करेंगे, बायोडीजल बनाएंगे, तो हमें ऑलमोस्ट 5 to 10% ग्लिसरॉल मिलता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है वो उसे हम बहुत ही प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना रहेगा। अगर ग्लिसरॉल को हमने प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया, अगर उसको एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं किया, तो हमें हमारी प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा। बहुत सारे प्लांट वाले ऐसे होते हैं कि ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल की तरह ही बेच देते हैं, बट वी से नो, वी से कि ग्लिसरॉल को हमें प्रोसेस करना रहता है, ग्लिसरॉल को हमें ग्लिसरीन और फैटी में ट्रांसफ़र करना रहता है और उसको मार्केट में बेचेंगे तो हमें वन ऑफ द बेस्ट प्राइस मिलता है। आज के टाइम पर ग्लिसरीन का प्राइस इटसेल्फ 80 to 100 रुपीज़ चल रहा है, यानी जो बायोडीजल का प्राइस है उससे ज़्यादा तो ग्लिसरीन का प्राइस है। आज के टाइम पर जो फैटी है उसका भी प्राइस 80 to 90 रुपीज़ चल रहा है ना। जो कोर बायोडीजल है उसके प्राइस से ज़्यादा इनके बाय प्रोडक्ट का प्राइस है। सो ये बाय प्रोडक्ट भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से हैंडल करना है। यहाँ पे हमारा जो ग्लिसरॉल आया है, ग्लिसरॉल को हम प्रोसेस करेंगे, उसको हम रिएक्शन करेंगे। रिएक्शंस करके उसमें से 2 लेयर मिलते हैं। वन लेयर इज कॉल्ड एज अ फैटी ऑयल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ ग्लिसरीन। जो फैटी ऑयल रहता है वो टॉप लेयर रहता है, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और बॉटम का जो लेयर रहता है ग्लिसरीन रहता है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। जो फैटी रहता है उसकी प्रॉपर्टी एडजस्ट की जाती है, उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट किए जाते हैं, एंड देन वी सेल इट इन द मार्केट। फैटी को जहाँ हमें बेचना रहता है, सोप इंडस्ट्री में जाएगा, डाइज, रेजिन, पेंट इंडस्ट्री में फैटी ऑयल जाता है। इसकी आज के टाइम पर प्राइस चल रही है 70 to 90 रुपीज़ के बीच में इसकी प्राइस चल रही है। जो दूसरा रहा है ग्लिसरीन रहा है। पहले था हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को हमने सेपरेट किया, फैटी को रिमूव किया, तो हमें मिला ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन में काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ रहती है जिसे हम वाया डिस्टिलेशन के थ्रू हमें उसको इम्प्रूव करनी रहती है। अब यहाँ से ग्लिसरीन सीधा चले जाएगा डिस्टिलेशन यूनिट में, और हम उसमें से डिस्टिल करेंगे, उसमें से वाटर रहेगा, उसमें से अदर इम्प्योरिटीज रहेंगे, वो रिमूव करेंगे, और हमारा ग्लिसरीन एक प्योर क्वालिटी ऑफ द ग्लिसरीन रहेगा, जो 90 to 95% प्योरिटी वाला ग्लिसरीन रहेगा, जो हम मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्लिसरॉल। नाउ फ्रेंड्स, मैं आगे के और अदर प्रोसेस आपको समझाता हूँ। सो नाउ
एक नेक्स्ट स्टेप की ओर चल पड़े हैं, जिसे कहते हैं ग्लिसरीन डिस्टिलेशन। अगर हमारे पास ऐसा डिस्टिलेशन यूनिट स्पेशली ग्लिसरीन के लिए नहीं है तो कोई काम का नहीं है। ग्लिसरीन को डिस्टिल नहीं करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मटेरियल लिया है और ये ग्लिसरीन डिस्टिलेशन चल रहा है। ये प्रोडक्ट देखिए किस तरह से दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ से सैंपल ओपन करके मटेरियल भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मटेरियल निकल रहा है। वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द ग्लिसरीन है। देखिए आप, ये जो ग्लिसरीन है आप इसमें देख सकते हैं डॉजीनेस और वगैरह, ये बिकॉज ऑफ वाटर है। अब हम इसको पूरा का पूरा डिस्टिल आउट कर देंगे, सारी इंप्योरिटीज रिमूव कर देंगे, ये एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो हमें एक स्पेशल डिस्टिलेशन यूनिट फॉर ग्लिसरीन चाहिए रहेगा। अगर यूनिट में नहीं है तो कोई काम का नहीं है। बायोडीजल डिस्टिलेशन इज डिफरेंट एंड ग्लिसरीन डिस्टिलेशन इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ मैं आगे के दूसरे स्टेप्स आपको दिखाता हूँ। सो नाउ आपको हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस दिखा दिया, सारे प्रोसेस दिखा दिए। अब मेन थिंग होता है कि ये जो सारा प्रोसेस होता है उसको हीट कहाँ से मिलती है। जो पूरे टेम्परेचर हमें ले जाना रहता है, 50 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, वो सारा प्रोसेस को हीट कहाँ से मिलती है। सो इट कम्स फ्रॉम अ बॉयलर यूनिट। ये एक पूरा बॉयलर यूनिट है। हम जब भी रिफाइनरी देते हैं तो हम इस तरह से एक बॉयलर यूनिट देते हैं। आप देख सकते हो कि अभी ये पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रहा था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। सो आप देखो यहाँ पर उसकी बॉयलर की पैनल है। अभी टेम्परेचर चल रहा है 91 चल रहा है, आउट का 108 चल रहा है। थर्मिक की लाइन चल रही है, यहाँ पर बॉयलर चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो बॉयलर फायरिंग भी हो रही है। सो देखिए, सो ये पूरा रनिंग यूनिट का हमने आपको वीडियो दिखाया। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बॉयलर किस तरह से वर्क करता है, वैक्यूम सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस किस तरह से, रिएक्शन किस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कूलिंग टावर एंड वैक्यूम सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। सो नाउ मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम एंड कूलिंग टावर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, रिसीवर्स में मैंने वैक्यूम लिया था, वाल ओपन किया था, हाथ मेरा खींच रहा था, वो क्यों हो रहा था। सो दिस इज अ वैक्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैक्यूम है, 700 mm वैक्यूम है। इसका जो डायल रहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, इस तरह से नहीं घूमता है, इस तरह से घूमता है। ये पूरा प्रोसेस अंडर वैक्यूम किया जाता है। जो भी प्रोसेस है डिस्टिलेशन अंडर वैक्यूम किया जाता है। सेकंड थिंग है, ये रहा कूलिंग टावर। आप देख सकते हो ये कूलिंग टावर में पानी गिर रहा है। जो मटेरियल डिस्टिल हो रहा था मैंने आगे वीडियो में दिखाया, जो कंडेंसर में से, कंडेंसर के पास अगर लिक्विड वेपर आई तो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना काम कूलिंग टावर का है। तो कूलिंग टावर कंटिन्यूस वाटर सर्कुलेशन करते रहता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में वाटर सर्कुलेशन होता है वो वेपर को कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ये एक कंप्लीट आपको मैंने प्रोसेस दिखाया है एक रिफाइनरी का। अब मैं आपको दिखाऊंगा लेबोरेटरी में कैसे वर्क किया जाता है, लैब कैसे है। सो कम फ्रेंड टू द लेबोरेटरी। सो नाउ हम आपको लेबोरेटरी दिखाएंगे। लेबोरेटरी इज अ की पार्ट ऑफ दिस होल रिफाइनरी। लेबोरेटरी से ही सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। जो भी हमने आपको प्रोसेस दिखाया है वो सबसे पहले लैब में डिसाइड किया जाता है, कितना रिएक्शन करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, एंड देन प्लांट पे किया जाता है। तो कम हम आपको पूरी लेबोरेटरी दिखाएंगे। ये एक कंप्लीट बायोडीजल रिफाइनरी की लेबोरेटरी है। इस तरह से पूरी लेबोरेटरी रहती है। सारे इक्विपमेंट्स वगैरह यहीं पर ही टेस्ट किए जाते हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एस्टरिफिकेशन प्रोसेस देख रहे हैं। ये अभी हमने ये रखा है, ये ट्रांस-एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए रखा है। यहाँ पे हमने ये रखा है, ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस का रखा है। यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए रखा है। फिर दिस इज़ आवर डिस्टिलेशन यूनिट। यहाँ पे हम डिस्टिलेशन यूनिट चेक करते हैं कि प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर पे कितना डिस्टिल हो रहा है। फिर यहाँ पे हम उसकी विस्कोसिटी चेक की जाती है, कितना प्रोडक्ट का विस्कोसिटी है एज पर द पैरामीटर्स। यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं, उसके मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं, क्या है मॉइस्चर कंटेंट। फिर यहाँ इससे डेंसिटी चेक करते हैं। नाउ मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि जो मैंने पूरा वीडियो में जो स्टार्टिंग में बताया था उसका समरी वर्जन है। फर्स्ट इज़ हमने एस्टरिफिकेशन किया,
इस तरह से मटेरियल दिखेगा स्टरिफिकेशन में। स्टरिफिकेशन में हमने क्या किया, एसिड एलोंग विद मिथेनॉल का रिएक्शन किया। उसके बाद हमने ट्रांस-एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा और इस तरह से उसका सेपरेशन। ट्रांस-एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, मिथेनॉल एलोंग विद KOH। उसके बाद आता है सेपरेशन, ये दिख रहा है वो इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल एंड ये है बायोडीजल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, ये बायोडीजल। ये बायोडीजल को भी हमने डिहाइड्रेट कर दिया, ठीक है, और मटेरियल अब ये डिहाइड्रेशन करके इस तरह से पूरा मटेरियल रेडी हो गया। ठीक है, और ये अलग अलग ये है ग्लिसरीन है, उसको अभी डिस्टिलेशन करना बाकी है। उसको डिस्टिलेशन करने के बाद इस तरह से ग्लिसरीन बनेगा। सो सारी चीज़ें फ्रेंड्स लैब में ही डिसाइड की जाती है। लेबोरेटरी इज़ अ की एलिमेंट ऑफ होल रिफाइनरी। हम आपको ये पूरी लेबोरेटरी भी सेटअप करके देते हैं। सेटअप भी नहीं, सिर्फ सेटअप नहीं, किस तरह से चलाना है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हम आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको आगे का स्टेप दिखाऊंगा कि हम जो जो रिफाइनरीज बना रहे हैं अभी हमारे यूनिट पर, वो उसके भी वीडियोस में अभी आपको दिखा रहा हूँ। आइए। सो आपने वीडियोस देख ली होगी कि किस तरह से हम सारे प्रोजेक्ट्स रेडी कर रहे हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक वन टाइम पर हमारे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 रिफाइनरीज हम रेडी करते हैं। अभी तक के पैन इंडिया हमने 13 से 14 स्टेट में नियर टू 25 to 30 रिफाइनरीज सेट की है। हमारा वर्किंग स्टाइल इस तरह से रहता है कि हम आपको पूरी रिफाइनरी सेट करके देते हैं। उसमें जो भी सारी मशीनरी से हम प्रोवाइड करते हैं, उस कंप्लीट पैकेज ऑफ द मशीनरीज विल बी फ्रॉम आवर साइड। हम फिर लैंड पे किस तरह से आपको रेडी करना है तो उसके लेआउट्स हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद कहाँ से रॉ मटेरियल्स लेना है तो रॉ मटेरियल्स के लिए हम आपको टाई अप करवा कर दे देते हैं। जहाँ पे हमें सेल्स करना है IOC, HPCL, BPCL, तो एजेंसीज़ के साथ हम आपको टाई अप करवा कर देते हैं। उनके सारे फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, टेंडर फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, सैम्पलिंग फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, वो सारे हम कंप्लीशन करके देते हैं। इसके अंदर ये रिफाइनरी जब हमने डालनी होती है तो लाइसेंस प्रोसेस रहता है। ये जब भी हम रिफाइनरी डालेंगे तो हमें GST लाइसेंस लेना रहता है। दूसरा हमें पैसों का लाइसेंस लेना रहता है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट। तीसरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस लेना रहता है। चौथा फैक्ट्री लाइसेंस और पांचवा MSME सर्टिफिकेशन। ये जो भी लाइसेंसेस लेने रहते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड एजेंसीज़ के थ्रू, प्रॉपर एजेंसीज़ के थ्रू हम आपको अप्लाई करवा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब अगर ये ऐसी टाइप की रिफाइनरीज डालनी हो, नॉट बायोडीजल, अदर देन बायोडीजल, जो भी अलग अलग रिफाइनरीज हम बना रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा www.shriparth.com। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट सर्विसेज में देखोगे तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट्स की सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, जो आप कांटेक्ट करो, या ईमेल पर भी मेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।